दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है एनसीईआरटी आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 7, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कर तथा कराधान यानी टैक्स एंड टैक्सेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स है? विक्रय कर, उत्पाद कर, संपदा कर या मनोरंजन कर? तो सही उत्तर है संपदा कर। दोस्तों, प्रत्यक्ष कर वो होता है जो करदाता से सीधे संबंधित होता है और यह जिस व्यक्ति पर भारित होता है यानी लगाया जाता है उसको ही इसका भुगतान करना पड़ता है। जैसे आयकर, संपदा कर, कारपोरेट कर, पूंजीगत कर, ये जो हैं ये सब प्रत्यक्ष कर हैं। और अप्रत्यक्ष कर का भुगतान प्रायः उसे करना होता है जिसका प्रत्यक्ष संबंध उस व्यक्ति या करदाता से नहीं होता है। जैसे चुंगी कर, बिक्री कर, जीएसटी, ये सभी अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और मनोरंजन कर। तो यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष कर। दोस्तों, संघ सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है प्रत्यक्ष कर है। और प्रत्यक्ष कर वह है जिसमें करापात और कराघात एक ही बिंदु पर होता है और इसके अंतर्गत प्राथमिक कर भार दोस्तों जो होता है, कर का दायित्व और अंतिम कर का भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। तो आप जानते हैं आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर या विक्रय कर? तो सही उत्तर है विक्रय कर यानी बिक्री कर जो है। सेल टैक्स जो होता है दोस्तों, एक अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि कर भार अंतिम रूप से उपभोक्ता पर स्थानांतरित किया जाता है। इसलिए अप्रत्यक्ष कर वह होता है जिसमें करापात किसी व्यक्ति पर या फर्म पर पड़ता है, लेकिन उसे अंतिम व्यक्ति या उपभोक्ता पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता था? ऑप्शन है मनोरंजन कर, संपदा कर, आय कर या निगम कर। तो यहाँ पर देखिए मनोरंजन कर दोस्तों, देखिए ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता था। इसके अलावा कृषि आय पर कर, व्यवसाय कर, पथ कर यानी टोल टैक्स, बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, विज्ञापन कर, चुंगी कर, ये सभी राज्य सरकार द्वारा आरोपित किए जाते थे। और राज्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर सभी कर 1 जुलाई 2017 से आप जानते हैं कि वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं। और ये सभी अब इन टैक्सों को मर्ज करके अब एक वस्तु और सेवा कर लाया गया है। अगला प्रश्न है, किसी कर को किस स्थिति में प्रतिगामी यानी रिग्रेसिव कहा जाएगा? तो सही उत्तर है अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार जब हो तो किसी कर को प्रतिगामी कर कहा जाता है। दोस्तों, प्रतिगामी कर प्रणाली एक दोषपूर्ण कर प्रणाली है और इसमें करदाताओं की आय बढ़ने के सापेक्ष कर का भार क्रम से घटता जाता है और इसलिए प्रतिगामी कर व्यवस्था में अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए प्रत्यक्ष कर की स्थिति में करापात और कराधान होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट टैक्सेज में दोस्तों करापात और कराधान जो है एक ही व्यक्ति पर होता है और हमने पहले भी पढ़ा है कि प्रत्यक्ष कर वह कर है जहां करापात और कराघात एक ही व्यक्ति पर होता है और कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो सही उत्तर है एन.के. सिंह। दोस्तों, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह को नियुक्त किया गया है और इस वित्त आयोग की अनुशंसाएं जो हैं 2020 से 2025 की अवधि के लिए होंगी। और 5 सदस्यीय वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र और राज्यों के मध्य करों का तार्किक विभाजन करना होता है और वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स पहली बार कहाँ लागू किया गया था? ऑप्शन है
जर्मनी, स्पेन, फ्रांस या रूस? तो सबसे पहले फ्रांस में। देखिए, वैट सबसे पहले 10 अप्रैल 1954 को फ्रांस में लागू किया गया था और वैट एक अप्रत्यक्ष कर है और किसी वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर वस्तु के बढ़े हुए मूल्य यानी संवर्धित मूल्य के आधार पर जो आकलन किया जाता है उसको मूल्य वर्धित कर कहा जाता है। भारत में 1 अप्रैल 2005 से इसको लागू किया गया और 1 जुलाई 2017 से वस्तु और सेवा कर के द्वारा वैट को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा निकाय यह निर्धारित करता है कि संघ के कर में राज्य का हिस्सा किस प्रकार का होगा? ऑप्शन है वित्त आयोग, नीति आयोग, चुनाव आयोग या फिर वित्त मंत्रालय। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, वित्त आयोग। दोस्तों, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है और वित्त आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वित्त आयोग ही ये निर्धारित करता है कि केंद्र और राज्यों के बीच करों का विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा और आप जानते हैं वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति कैसी होती है? अधोगामी, प्रतिगामी, प्रगतिशील या आनुपातिक? तो सही उत्तर है अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति जो होती है वो प्रतिगामी होती है। अप्रत्यक्ष करों में जो कर का भार होता है उपभोक्ता पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसमें कर वहनकर्ता और कर वाहक अलग अलग होते हैं और इस कर के प्रावधानों का अमीर गरीब दोनों पर समान प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको प्रतिगामी कर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विजय केलकर कमेटी की रिपोर्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन है व्यापार सुधारों से, संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों से, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश से या कर सुधारों से। तो सही उत्तर है विजय केलकर समिति का संबंध कर सुधारों से है और 2002 में दोस्तों विजय केलकर समिति ने कर सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसने प्रत्यक्ष कर प्रशासन, व्यक्तिगत आय कर, संपत्ति कर और निगम कर की प्रणाली और दर में सुधार के लिए अनेक अनुशंसाएं की हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता है? यानी कौन सा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा संग्रह नहीं किया जाता है? आयकर, सीमा शुल्क, व्यावसायिक कर या उत्पाद शुल्क? तो सही उत्तर है व्यावसायिक कर। ऑप्शन सी देखिए, ये केंद्र सरकार द्वारा नहीं संग्रहित किया जाता है। व्यावसायिक कर जो होता है ये राज्य सरकार द्वारा आरोपित और संग्रहित किया जाता है और वर्ष 2017-18 में केंद्र सरकार को सर्वाधिक आय क्रमशः निगम कर, आय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्पाद शुल्क वस्तुओं के किस स्तर पर लगाया जाता है? ऑप्शन है उत्पादन पर, उत्पादन और विक्रय पर, उत्पादन और परिवहन पर, उत्पादन, परिवहन और विक्रय पर। तो सही उत्तर है उत्पाद शुल्क जो है ये उत्पादन पर, वस्तुओं के उत्पादन के स्तर पर लगाया जाता है। और दोस्तों ये जो उत्पाद शुल्क होता है ये केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है और यह कर वस्तुओं के विनिर्माण पर लगाया जाता है और जैसे ही वस्तुओं का निर्माण हो जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी देय हो जाता है। अगला प्रश्न है, यदि आय बढ़ने के साथ कर की दर बढ़ती है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आनुपातिक कर, प्रगतिशील कर, एक मुक्त कर या प्रतिगामी कर। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आय बढ़ने पर कर की दर अगर जो बढ़ती है तो उसको क्या कहा जाता है? प्रगतिशील कर कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रगतिशील कर व्यवस्था में जो है अमीरों की तुलना में गरीबों पर आय का कम भार पड़ता है और ये प्रणाली अमीरों की तुलना में जो है गरीबों के लिए कम भार डालती है, जिसके कारण ये कल्याणकारी आर्थिक नीति का उपकरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय कर यानी यूनियन टैक्सेस से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं उनमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर। देखिए उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर ये केंद्रीय करों से संबंधित हैं। आइए देख लेते हैं केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले महत्वपूर्ण कर कौन से हैं। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, आयकर, केंद्रीय बिक्री कर, लाभांश वितरण कर, पूंजी लाभ कर, भू संपत्ति शुल्क, ब्याज कर, प्रतिभूति स्थानांतरण कर और बैंकिंग नकद स्थानांतरण। ये सभी केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसका संग्रहण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है सेवा कर, स्टाम्प शुल्क, संपत्ति कर या यात्री एवं मालवाहक शुल्क। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, स्टाम्प शुल्क। दोस्तों, स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और उसका संग्रहण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो स्टाम्प शुल्क आयकर के समान होता था। इसे भी निश्चित समय पर आयकर की भांति भुगतान करना होता था और इसकी दरें प्रत्येक राज्यों में अलग अलग होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने व्यय यानी एक्सपेंडिचर पर कर लगाने का सुझाव दिया था? देखिए, ये प्रश्न बार बार आया है। डाल्टन, काल्डार, मास्ग्रेव या गौतम माथुर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, काल्डार। दोस्तों, निकोलस काल्डार ने सर्वप्रथम व्यय पर कर लगाने का सुझाव दिया था। व्यय पर कर लगाने का उद्देश्य लोगों में बचत की आदत को प्रोत्साहित करना था और उस बचत को निवेश के लिए पूंजी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो व्यय कर यानी एक्सपेंडिचर टैक्स लगाने का सुझाव सबसे पहले काल्डार ने दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैट से उपभोक्ता को किस प्रकार लाभ होता है? ऑप्शन है, यह एक ही कर पर लगने वाले अन्य करों को समाप्त कर देता है जिससे वस्तुओं के मूल्य में कमी हो जाती है। यह उत्पादन की लागत कम करता है। यह विक्रय कर समाप्त कर देता है और राज्य द्वारा छोटे उद्यमियों को छूट देकर एक निश्चित सीमा निर्धारित करता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। वैट या वैल्यू एडेड टैक्स जो है दोस्तों, उसकी उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर लगाए जाने वाला जो अप्रत्यक्ष कर है। चूंकि इसमें केवल वस्तु के उत्पादन के प्रत्येक चरण में बढ़ी हुई या मूल्य वृद्धि पर ही कर लगाया जाता है, इसलिए यह कर पर लगने वाले कर को समाप्त कर देता है, जिसको कैस्केडिंग इफेक्ट कहा जाता है। दोस्तों, ये कर पर कर की दर को समाप्त कर देता है और वस्तु की जो कीमत होती है पहले की तुलना में कम ही रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कर की प्राप्तियां राज्यों के बीच नहीं बांटी जाती हैं? ऑप्शन देखिए, कृषि को छोड़कर आय पर कर, निगम कर, आय कर पर अधिभार या पूंजी लाभ कर। तो सही उत्तर है आय कर पर अधिभार। दोस्तों, आय कर पर जो सेस लगाया जाता है, अधिभार लगाया जाता है, इसमें राज्यों को कोई हिस्सा नहीं मिलता है और अधिभार मूलतः मूल कर पर आरोपित किया जाने वाला अतिरिक्त कर होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निगम कर किस पर लगाया जाता है? कंपनियों की निवल आय पर, निगम की संपत्तियों पर, निगम द्वारा प्रदत्त उपयोगिताओं पर या निगमों के व्यक्तिगत संपत्ति पर कर लगाना। तो सही उत्तर है निगम कर। दोस्तों, कंपनियों की निवल आय यानी नेट आय पर लगाया जाने वाला एक प्रत्यक्ष कर है और इसे केंद्र सरकार द्वारा आरोपित और संग्रहित किया जाता है। वर्तमान समय में निगम कर दोस्तों, ये केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला प्रश्न है, देखिए, शराब यानी एल्कोहल, नारकोटिक्स और अफीम पर आरोपित शुल्क किसके अंतर्गत शामिल है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भूमि राजस्व, राज्य उत्पाद शुल्क या सामान्य विक्रय कर। तो सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क। दोस्तों, एल्कोहल, नारकोटिक्स, दवाई और अफीम पर शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत शामिल किया जाता है और उत्पाद शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसे देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं के सकल मूल्य पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, कर बढ़ोतरी यानी टैक्स बॉयंसी से क्या तात्पर्य है? सही उत्तर हो जाएगा आपका कर बढ़ोतरी का मतलब कर राजस्व में प्रतिशत बढ़ोतरी और कर क्षेत्र में प्रतिशत बढ़ोतरी के मध्य अनुपात है। टैक्स बॉयंसी का अर्थ होता है कर राजस्व में प्रतिशत बढ़ोतरी और कर क्षेत्र में प्रतिशत बढ़ोतरी के मध्य अनुपात। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, कर बढ़ोतरी का मतलब राजस्व में प्रतिशत बढ़ोतरी और कर क्षेत्र में प्रतिशत बढ़ोतरी के अनुपात से है और यह कर दरों में परिवर्तन के स्थान पर अर्थव्यवस्था की वृद्धि के कारण जो है कर राशि में वृद्धि से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा चलैया समिति किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है कर सुधारों, टैक्सेशन रिफॉर्म से संबंधित है राजा जे चलैया समिति। दोस्तों, भारत सरकार ने भारतीय कर प्रणाली में सुधार के लिए राजा जे चलैया समिति का गठन किया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1991, 1992 और 1993 में प्रस्तुत की। इसमें अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में व्यापक सुधार के प्रस्ताव किए गए थे और दोस्तों, कर सुधारों के संबंध में एक अन्य कमेटी विजय केलकर समिति का गठन 2002 में किया गया था।
अगला प्रश्न है पार्थ सारथी सोम समिति किससे संबंधित है। ऑप्शन है वस्तु और सेवा कर, गार यानी जनरल एग्रीमेंट एंड जनरल एंटी एवॉइडेंस रूल, या गार, या फिर व्यापार घाटा, फिर कृषि सुधार। तो सही उत्तर है पार्थ सारथी सोम समिति का गठन वर्ष 2012 में किया गया था। इसका उद्देश्य कर चोरी और काले धन की रोकथाम के लिए जनरल एंटी एवॉइडेंस रूल या गार संबंधी सुझावों को प्रस्तुत करना था और ये 1 अप्रैल 2017 से लागू हो गया है। तो पार्थ सारथी सोम समिति गार से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी क्या होता है। ऑप्शन है गंतव्य आधारित प्रत्यक्ष कर, गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर दोनों, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर। वस्तु और सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आया था। यह एक व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं के सकल मूल्यवर्धन पर अधिरोपित किया जाता है और इसने 1 जुलाई 2017 से वैट का स्थान लिया है और ये संपूर्ण देश के लिए एकीकृत और एकल अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन है आपके केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, प्रधानमंत्री, या फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए केंद्रीय वित्त मंत्री। दोस्तों जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है और इस परिषद का प्रमुख कार्य वस्तु और सेवा कर का क्रियान्वयन, नियंत्रण और समय समय पर उसमें सुधार करना है। ये एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों वस्तु और सेवा कर में क्या शामिल है। केवल केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर, केवल राज्यों के अप्रत्यक्ष कर, केंद्र और राज्य दोनों के अप्रत्यक्ष कर, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों वस्तु और सेवा कर में केंद्र और राज्यों के दोनों के अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं। एक सीजीएसटी होता है, सीजीएसटी, और एक एसजीएसटी होता है। तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों के जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं और इसके अंतर्गत उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क, प्रतिभूति विनिमय कर, ये सभी शामिल होते हैं जो जीएसटी होने के बाद, लागू होने के बाद समाप्त हो गए हैं। और वर्तमान में जीएसटी के दायरे से पेट्रोलियम उत्पाद, मादक पेय, बिजली और अचल संपत्ति को बाहर रखा गया है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी से निम्नलिखित में से कौन से कर आच्छादित हो गए हैं। ऑप्शन है सेवा कर, सभी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, राज्यों के सभी अप्रत्यक्ष कर, और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों जीएसटी वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत सभी अप्रत्यक्ष करों को शामिल कर लिया गया है और अब राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा अधिरोपित किए जाने वाला उपकर और अधिभार में भी हिस्सेदारी वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इनका संकलन था, उसका अभ्यास सेट आपने किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के अर्थव्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। चूँकि अर्थव्यवस्था का दायरा व्यापक है, इसमें करेंट अफेयर्स, करेंट डेटा और जो दोस्तों जो परंपरागत प्रश्न होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो इस दृष्टि से परंपरागत प्रश्नों को तैयार करता हुआ ये वीडियो था हमारा और इसके बाद आप इससे संबंधित जो करेंट डेटा है उनको भी तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।